नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सैनी एजुकेशन पर। हमने जो विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसके अब तक 7 वीडियो आ चुके हैं और यह 8वां वीडियो है। जिन साथियों ने वह वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो शुरू करते हैं आज का 351 नंबर प्रश्न। हमारे पास प्रश्न है 351 नंबर, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, देखना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। लकड़ी का जलना, तो लकड़ी का जलना, लकड़ी एक बार जल गई तो वापिस राख बन जाती है जल के और वापिस वो राख लकड़ी में नहीं बदल सकती, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, तो दूध एक बार दही बन गया तो दही वापिस दूध में नहीं बदलती, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद कच्चे फलों का पकना, तो कच्चे फल पक जाते हैं तो पकने के बाद वापिस कच्चे नहीं हो सकते, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कांच का टूटना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। अब कांच टूटेगा तो टूटने के बाद कांच ही रहेगा, तो कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर। उसके बाद में हमारे पास 352 नंबर प्रश्न, यहाँ पे 352 नंबर प्रश्न, निम्न में से सम्मिलित है प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन। तो प्रकाश संश्लेषण कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि भोजन जो होता है एक बार भोजन का जो पाचन हो गया तो वापिस बचा हुआ भोजन नहीं बन सकता। श्वसन, रासायनिक परिवर्तन। लोहे का चुंबक में बदलना, भौतिक परिवर्तन, बिल्कुल सही है। यह सभी सुमेलित है, तो ये सभी क्या है, सुमेलित है। उसके बाद में यहाँ पे प्रश्नों की सीरीज गलत लगी हुई है। 353 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा परिवर्तन स्थायी और अनुत्क्रमणीय होता है। तो कौन सा परिवर्तन क्या होता है, स्थायी होता है, साथ में अनुत्क्रमणीय होता है। तो अनुत्क्रमणीय का अर्थ होता है एक बार पदार्थ बन गया, जैसे दूध है, दूध से दही बन गया, ठीक है ना, दूध से दही बन गया तो दही वापिस किस में नहीं बदल सकती, दूध में नहीं बदल सकती, तो वो क्या है, परिवर्तन स्थायी होता है। और स्थायी परिवर्तन कोई अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। तो कौन सा परिवर्तन होता है, वह रासायनिक परिवर्तन होता है। उसके बाद में 354 नंबर हमारे पास प्रश्न है, दंत मंजन होते हैं। दंत मंजन क्या होते हैं, ऑप्शन हमारे पास अम्लीय प्रवृत्ति के, क्षारीय प्रवृत्ति के, पता नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो दंत मंजन होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 305 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन की परमाणुकता होती है, जो ओजोन होता है उसकी परमाणुकता कितनी होती है। परमाणुकता से यहाँ तात्पर्य है कोई भी अणु होता है उसमें जितने परमाणु भाग लेते हैं, जितने परमाणु भाग लेते हैं वह उसकी क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। तो ओजोन होता है, जो ओजोन होता है उसमें ऑक्सीजन के 3 अणु भाग लेते हैं, तो ओजोन की परमाणुकता क्या होती है, 3 होती है। उसके बाद में हमारे पास 356 नंबर प्रश्न है, परमाणु का नाभिक होता है। परमाणु का नाभिक क्या होता है। आपको पता है कि रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु का जो केंद्र होता है, इस प्रकार से बताया था, परमाणु का केंद्र होता है उसको क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। वो नाभिक में 2 मूलभूत कण होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन। अब हमने बात की थी कि इन पे आवेश होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक तो धनावेश, एक होता है ऋणावेश। तो प्रोटॉन P से प्लस, मतलब प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, प्लस। यहाँ पे न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं, N मतलब नहीं, तो इस पे कोई आवेश नहीं होता, मतलब जिस पे कोई आवेश नहीं होता वह क्या होता है, उदासीन होता है। ध्यान से
समझो कि वह क्या होता है, उदासीन होता है। अब दो आवेश होता है, एक पे प्लस आ गया, एक पे होता नहीं, और एक कण हमारे पास बच गया इलेक्ट्रॉन, उस पे कौन सा आवेश होता है, माइनस वाला आवेश होता है। तो अब आपको देखना है कि परमाणु के नाभिक में केवल किस पे आवेश होता है, प्रोटॉन पे आवेश होता है, और कौन सा आवेश होता है, प्लस वाला। तो नाभिक क्या होता है, धन आवेशित होता है। उसके बाद में 357 नंबर हमारे पास प्रश्न, परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था। तो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहले मॉडल दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल, किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। इसको तरबूज या केक का इसने उदाहरण दिया था। उसके बाद में हमारे पास 308 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता किस तत्व की होती है। विद्युत ऋणता से तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन बांधने की क्षमता। तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। सबसे कम किसकी होती है, सीजियम की होती है। जो उत्कृष्ट गैस होती है उनकी क्या होती है, शून्य होती है, उनकी विद्युत ऋणता क्या होती है, शून्य होती है। इसकी सबसे कम होती है, सीजियम की सबसे कम, और फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है। उसके बाद में हमारे पास 359 नंबर हमारे पास प्रश्न है, काला भेड़िया जिसको ब्लैक शिप कहा जाता है या कपटी तत्व किसे कहा जाता है। तो काला भेड़िया या ब्लैक शिप किसको कहा जाता है, फ्लोरीन को कहा जाता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता होती है वो सबसे अधिक होती है। उसके बाद में हमारे पास 360 नंबर प्रश्न है, वायुयानों में हवाई अड्डों पर लैंडिंग करते समय होम सिग्नल देने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वायुयानों को हवाई अड्डों पर लैंडिंग करते समय होम सिग्नल देने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, नियोन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में 311 नंबर हमारे पास प्रश्न है, आंसू गैस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। जो आंसू गैस होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 312 नंबर प्रश्न है, फल व फूलों का रंग उड़ाने में किसका उपयोग किया जाता है। फल व फूलों का रंग उड़ाने में किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास, कृत्रिम श्वसन या अस्थमा के जो रोगी होते हैं में किसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम श्वसन कब काम लेते हैं, जब अस्थमा का कोई रोगी होता है उसको कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। तो कृत्रिम श्वसन में किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन हमारे पास, ऑक्सीजन प्लस में हीलियम, ऑक्सीजन व हीलियम, इसका उपयोग किस में किया जाता है, कृत्रिम श्वसन में किया जाता है। ऑर्गन प्लस में नाइट्रोजन, इसका उपयोग घरों के अंदर जो विद्युत बल्ब होते हैं, विद्युत बल्ब उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। पारा प्लस में ऑर्गन, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ट्यूबलाइट में किया जाता है इसका उपयोग, ट्यूबलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हीलियम व हाइड्रोजन, इसका उपयोग गुब्बारों में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, गुब्बारों में किया जाता है। तो ये था कृत्रिम श्वसन में किसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन व हीलियम का। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न, आवर्त सारणी में सबसे छोटी त्रिज्या होती है। तो सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। तो आवर्त सारणी में सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न, हीरे का चमकना आधारित है, हीरा जो चमकता है वो किस पे आधारित है, प्रकाश की किस घटना पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो हीरे का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। उसके बाद में 300 जो भी प्रश्न है हमारे पास, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, हीरा होता है, हीरा क्या होता है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और हीरा क्या होता है, प्रश्न देखो, कुचालक होता है, सुचालक होता है,
या दोनों ही होता है या इनमें से कोई नहीं। तो हीरा क्या होता है, उसके कठोर होता है क्योंकि इसके जो कण होते हैं जो परमाणु होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं और इसलिए वह क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हर बार अभिक्रिया से संबंधित 10वीं क्लास का जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक, उसमें से हर बार एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो Zn प्लस में CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस में Cu। तो यहाँ पे देखो Zn Cu को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो क्या है कि Cu तो कम क्रियाशील है और Zn क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो ये अभिक्रिया क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। उसके बाद में नीचे वाला देख लेते हैं, C प्लस में O2 CO2 क्या बना, CO2। तो ये क्या है, दोनों के अंदर क्या साधारण योग हो रहा है, तो ये होगी योगात्मक या योगशील या संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। उसके बाद में 6 नंबर देखो AgNO3 प्लस में NaCl। उसके बाद में ये इस प्रकार से होती है AB प्लस में CD, AB प्लस में CD, इस प्रकार से होती है। तो जो 3 नंबर है वो इस प्रकार से होती है AB प्लस में CD, बनती क्या है AD प्लस में BC, A और D, AG यहाँ देखो A और Cl, A और D और B और C। तो AgCl प्लस में NaNO3। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, आपस में दोनों परमाणुओं का क्या होता है, विस्थापन होता है। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन कहा जाता है। तो पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का। उसके बाद में अम्ल, प्रश्न है अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल करते हैं, लाल लिटमस पत्थर को नीला करते हैं, लाल लिटमस पत्थर को हरा करते हैं, नीले लिटमस पत्थर को पीला करते हैं। तो ये है कि अम्ल होते हैं वो लिटमस पत्थर पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पे एक सूत्र देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एनिल, ऐसे आप बनाओगे अम्ल, नी से नीला और ले से लाल। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो ये देखते हैं अम्ल नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो आप ध्यान रखना, ए नील, ऐसे अम्ल, नी से नीला और ले से लाल। तो अम्ल नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कांच ठोस होता है, ऑप्शन द्रव होता है, अतिशीतित द्रव होता है या निम्न में से कोई नहीं। तो कांच क्या होता है, अतिशीतित द्रव होता है। उसके बाद में 320 नंबर हमारे पास प्रश्न, निम्न में से प्रथम कृत्रिम मीठी शर्करा कौन सी है, प्रथम कृत्रिम मीठी शर्करा कौन सी होती है। तो ये कृत्रिम मीठी शर्करा क्या होती है, यदि कोई शुगर का जो मरीज होता है उसको ये दी जाती है। तो प्रथम कृत्रिम मीठी शर्करा कौन सी होती है, कौन सी थी, ये थी सेकेरिन थी। उसके बाद में हमारे पास 321 नंबर प्रश्न है या नेक्स्ट कोई भी प्रश्न है, थर्मिट मिश्रण बनता है। थर्मिट मिश्रण क्या होता है, जैसे रेलगाड़ियों की पटरियां आदि बनाने में काम आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो थर्मिट जो मिश्रण होता है वो किसके द्वारा बनता है, इस प्रकार से लिखा जाता है ये थर्मिट मिश्रण। थर्मिट मिश्रण किसके द्वारा बनता है, आयरन ऑक्साइड व एल्यूमिनियम से बनता है। उसके बाद में शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान होती है। तो शरीर को तत्काल ऊर्जा कौन प्रदान करता है, ग्लूकोज से होती है, प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से। तो तत्काल ऊर्जा कौन प्रदान करता है, ग्लूकोज शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद में
23 नंबर हमारे पास प्रश्न है, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। जो प्राकृतिक रबर होता है वो किसका बहुलक होता है? वो आइसोप्रीन का क्या होता है? बहुलक होता है। उसके बाद में मानव निर्मित प्रथम बहुलक कौन सा था? तो मानव निर्मित प्रथम बहुलक कौन सा था? नायलॉन साइस्ट था। उसके बाद में हमारे पास 325 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्राकृतिक बहुलक है। तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा बहुलक पाया जाता है? सेलुलोज जो होता है वो प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद में 326 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न, CNG में होती है स्फीनित प्राकृतिक गैस। तो स्फीनित प्राकृतिक गैस में होती है, क्या चीज़ होती है? मीथेन व एथेन, ब्यूटेन व प्रोपेन, प्रोपेन व ब्यूटेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होती है? मीथेन व इथेन होते हैं। जो प्रोपेन व ब्यूटेन है वो किस में होते हैं? LPG में होती है। LPG में तो होती है प्रोपेन प्लस में ब्यूटेन, CNG में क्या होती है? मीथेन प्लस एथेन होती है। उसके बाद में 300 कोई भी प्रश्न है हमारे पास, ओक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो ओक्टेन संख्या के द्वारा किसका माप किया जाता है? खाद्य तेलों का, पेट्रोल का, केरोसिन तेल का या सुगंधित तेल की? तो किसकी गुणवत्ता का माप किया जाता है? पेट्रोल की गुणवत्ता का ओक्टेन संख्या द्वारा माप किया जाता है। उसके बाद में जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है? तो जिसका कारण क्या है? इनो लवण को जल में डालते हैं तो बुलबुले बनते हैं। क्यों बनते हैं? किस गैस की वजह से बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। उसके बाद में हमारे पास 330 नंबर प्रश्न, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरा क्या है? कार्बन होता है। सबको पता है कि हीरे की जो खनिजीय बनावट है वो क्या होती है? कार्बनिक यानी कार्बन होता है। या पूछे रासायनिक बनावट तो भी वो क्या होता है? कार्बन होगा। उसके बाद में वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह है, 4 ऑप्शन, अपेक्षाकृत सस्ता है। क्या चीज़? हीलियम क्या हाइड्रोजन से सस्ता है? अपेक्षाकृत कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, या वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता इसलिए दी जाती है क्योंकि वह वायु के साथ विस्फोटक पदार्थ नहीं बनाता। उसके बाद में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का अपोहन होता है, विद्युत अपघटन होता है, जल अपघटन होता है या प्रकाश अपघटन होता है। तो जलीय विलयन है क्योंकि उसका क्या होता है? जल अपघटन होता है। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भौतिक राशियाँ और एक तरफ क्या है? मात्रक। हमें देखना है कि मात्रक सही है या गलत। विस्थापन या दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, बिल्कुल सही है। वेग या चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में दाब जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, बिल्कुल सही है। प्रतिरोध उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो यह सभी मात्रक क्या है? सही है, बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली रीट के अंदर पूछा गया था। 1 न्यूटन बराबर में होते हैं, तो 1 न्यूटन के बराबर में 10 की 5 डाइन होते हैं, ये बिल्कुल सही है। 1 जूल बराबर में होते हैं 10 की 7 अर्ग, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार इनको लिखा जाता है 10 की 5 और 10 की 7, तो बिल्कुल सही है। 1 बार बराबर में 10 की 5 पास्कल, एक जो बार होता है वो है 10 की 5 पास्कल होती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 1 बेल बराबर में 10 डेसिबल, 1 बेल बराबर 10 की क्या होती है? 10 डेसिबल, ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद में 1 वेबर बराबर 10 की 8, इस प्रकार से लिखेंगे 10 की 8 मैक्सवेल, तो ये भी सही है। तो ये सारे की सारी क्या है? सुमेलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद में
निम्न में से सम्मिलित है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 kg भार यानी 1 kg भार के बराबर में क्या होता है, 9.8 न्यूटन होता है। 1 kg भार बराबर 9.8 न्यूटन। यदि 1 ग्राम भार पूछे तो उसके बराबर में क्या होता है, 980 डाइन होता है। ये भी बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही। 1 किलोवाट घंटा के बराबर में होता है 3.6 इंटू 10 की 6 जूल। तो ये भी बिल्कुल सही है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। उसके बाद में 336 नंबर हमारे पास प्रश्न है, निम्न में से दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास, खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, पारसेक, एंटो। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, पारसेक होती है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, पारसेक होती है। और दूरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एंटो होती है। तो 10 की -18 मीटर होती है। 1 एंटो बराबर क्या होता है, 10 की -18 मीटर होती है। सबसे छोटी इकाई एंटो, सबसे बड़ी इकाई पारसेक। उसके बाद में मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद में 310 केल्विन और 29 डिग्री रेयूमर। तो ये सारे के सारे मनुष्य के शरीर के विभिन्न पैमानों में तापमान होते हैं। जो मनुष्य का शरीर का तापमान होता है यह विभिन्न पैमानों में, ये बिल्कुल सही है। तो जो सेल्सियस का पैमाना होता है उसमें 37 डिग्री होता है, जो फ़ारेनहाइट होते हैं उसमें 98 डिग्री होता है, और जो केल्विन होता है उसमें 310 डिग्री होता है। जो रेयूमर होता है उसमें मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 29 डिग्री होता है। तो ये बिल्कुल सभी के सभी सही है। उसके बाद में डॉक्टर हमारे शरीर के तापमान की गणना किस पैमाने से करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जो हमारे शरीर का तापमान चेक करता है किस पैमाने से करता है, वो फ़ारेनहाइट से करता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, तापमान के सभी पैमाने धनात्मक व ऋणात्मक दोनों ही होते हैं, लेकिन कौन सा पैमाना हमेशा ही क्या होता है, धनात्मक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों, ध्यान रखो कि जो पैमाना होता है केल्विन, वो हमेशा ही क्या होता है, धनात्मक होता है। और केल्विन के ऊपर कभी डिग्री नहीं लगती, ये भी बात नोट कर लेना, क्योंकि हमने ये प्रश्न देखा ना पीछे वाला, इसमें केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं है, बाकियों के ऊपर डिग्री लगी हुई है। तो उसके बाद में ये भी रीट 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया है केल्विन तापमान से संबंधित। उसके बाद में 340 नंबर प्रश्न है, एक आदर्श द्रव की श्यानता होती है। श्यानता होती है, आदर्श जो द्रव होता है उसकी श्यानता क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद में पानी में साबुन के बुलबुले बड़े दिखाई देते हैं। तो पानी में साबुन के बुलबुले बड़े बड़े दिखाई देते हैं, किस कारण। इसका हमारे पास उत्तर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण बड़े बड़े दिखाई देते हैं। उसके बाद में आकाश में बादलों का तैरता हुआ प्रतीत होना किसका उदाहरण है। तो आकाश में जो बादल तैरते हुए प्रतीत होते हैं वो किस वजह से होते हैं, सीमांत वेग की वजह से होते हैं। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टोक्स नियम द्वारा क्या मापा जाता है। स्टोक्स नियम के द्वारा क्या मापा जाता है, द्रव की श्यानता का मापन किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न, निम्न में से आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग है। तो आर्किमिडीज है उसके सिद्धांत के क्या अनुप्रयोग है, जलयानों के डिजाइन बनाने में, बिल्कुल सही होता है। पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में, बिल्कुल ये भी सही है। दुग्धमापी में, बिल्कुल सही है। हाइड्रोमीटर में, बिल्कुल सही है। तो यह इन सारों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, किस सिद्धांत के द्वारा किया, आर्किमिडीज के सिद्धांत में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में भारतीय घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा होती है। जो भारतीय घरों में विद्युत धारा यानी धारा के 2 प्रकार होते हैं, एक तो प्रत्यावर्ती धारा, एक कौन सी होती है, दिष्ट धारा। जो भारतीय घरों में प्रयुक्त धारा होती है वो कौन सी होती है, ऐसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा होती है। उसके बाद में दिष्ट धारा से चलने वाले उपकरण है। दिष्ट जो धारा होती है उससे चलने वाले उपकरण कौन से हैं, ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन टीवी,
2 पर रेडियो, 3 पर बैटरी। तो यह सभी की सारी जो उपकरण है वो किसके द्वारा चलते हैं? दिष्ट धारा द्वारा चलते हैं। उसके बाद में 347 नंबर हमारे पास प्रश्न, ओम का नियम किस परिपथ पर लागू होता है? जो ओम थे उन्होंने नियम दिया था, ओम का नियम वो किस परिपथ पर लागू होता है? डीसी परिपथ पर लागू होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है। जो प्रतिरोध होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तार की लंबाई बिल्कुल प्रभावित करते हैं, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बिल्कुल प्रभावित करता है, तार के तापमान पर बिल्कुल प्रतिरोध को प्रभावित करता है, पदार्थ की प्रकृति पर बिल्कुल, तो इन सभी पर। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले ये सारे के सारे कारक बिल्कुल सही है। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारे घरों के अंदर उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो प्रश्न क्या है, हमारे घरों के अंदर उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो हमारे घरों के अंदर जो उपकरण लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। जो भी हमारे घरों के अंदर लाइट वाले उपकरण लगे होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में लगे होते हैं। उसके बाद में 350 नंबर हमारे पास ये प्रश्न हो गए 400। आज 400 हमारे पास प्रश्न कंप्लीट हो गए। 400 नंबर प्रश्न है हमारे पास, सजावटी लाइट व सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? जो सजावटी लाइट होती हैं, लड़ियाँ होती है या सेल होती है, उनको किस क्रम में जोड़ा जाता है? उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये थे आज के वीडियो के 50 प्रश्न।